तो दोस्तों स्वागत है आपका आज की इस एक और वीडियो के अंदर जहां पे हम लोग बात कर रहे हैं एक और इंटरेस्टिंग टॉपिक के बारे में जिसका नाम है मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट और करंट कैरिंग लूप इन एन एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड। दोस्तों आपको याद होगा कि कुछ वीडियोस पहले मैंने एक वीडियो बनाई थी जहां पे मैंने कहा था कि जब आप एक मैग्नेटिक फील्ड के अंदर एक करंट कैरिंग वायर रखते हो तो उस पर फोर्स लगता है। वो फोर्स किस डायरेक्शन में लगेगा ये डिपेंड करता है कि करंट किस डायरेक्शन में जा रहा है। होता यह है कि लीनियर फोर्स लगता है, या तो वायर इस तरफ चला जाता है या फिर वायर इस तरफ चला जाता है। अब अगर मैं उसी मैग्नेटिक फील्ड के अंदर एक लूप रख दूं, अब लूप हमें पता है क्लोज लूप भी होता है कुछ इस तरीके से, वो लूप रख दूं तब उसके साथ क्या होगा, उस पर क्या फोर्स लगेगा, कितना फोर्स लगेगा, कैसे फोर्स लगेगा। अब आप कहेंगे कि हमने वायर को पढ़ लिया है तो लूप को पढ़ना जरूरी क्यों है। दोस्तों लूप को पढ़ना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि इससे बहुत सारे एप्लीकेशंस बनते हैं, जैसे कि इलेक्ट्रिक मोटर, इलेक्ट्रिक जनरेटर, गैल्वेनोमीटर, वोल्ट मीटर, एमीटर और जितनी भी चीज़ें हैं सारी इससे बनती हैं, क्योंकि हमें कॉइल बनानी पड़ती है, इसीलिए लूप बनाना पड़ता है। और स्पेशली हम लोग इसके अंदर बात कर रहे हैं रेक्टेंगुलर लूप के बारे में। हालांकि लूप और भी तरीके के होते हैं, सर्कुलर होता है, ट्रायंगुलर होता है और भी कई तरीके के होते हैं, लेकिन ये जो रेक्टेंगुलर है ये स्पेशल है, ये बुक के अंदर भी दे रखा है, यही मेनली यूज होता है सभी एप्लीकेशंस के अंदर। तो आज हम करेंगे ये कि हम मानेंगे कि हमारे पास एक एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड है बी, जो कि आप देख सकते हो कुछ इस तरीके से, और उसमें एक लूप पड़ा हुआ है ए बी सी डी। ठीक है, इसमें जो करंट की डायरेक्शन है आप देख सकते हो कि यहां से जा रही है, ऊपर चढ़ रही है, फिर वापस नीचे आ रही है। करेक्ट। और ये जो आपका लूप है ये मैग्नेटिक फील्ड के साथ अल्फा एंगल पे पड़ा हुआ है। ये अल्फा एंगल आप लोग देख सकते हो, इस एंगल के ऊपर पड़ा हुआ है। करना यह है कि इसके ऊपर हमें करंट अप्लाई करना है, जैसा कि आप देख सकते हैं, और ये नोट करना है कि इस पे फोर्स कितना लगता है। अब देखिए यहां पे दो तरीके के फोर्सेस को हम लोग देखेंगे। पहला लीनियर फोर्स जो उस वायर पे लगा था, यानी कि जो वायर थी वो राइट में चले गई या लेफ्ट में चले गई, आप जानते हैं। हमें यह देखना है कि इसके ऊपर कितना लीनियर फोर्स लगेगा, और दूसरा कि इसके ऊपर कितना टॉर्क लगेगा। टॉर्क मतलब रोटेशनल मोशन कितना होगा इसके ऊपर। टॉर्क के बारे में बहुत कुछ बता चुका हूं पहले, हम लोगों ने मैकेनिक्स के अंदर टॉर्क पढ़ लिया है, और इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट में भी हम लोगों ने टॉर्क पढ़ा था, तो यहां भी हमें टॉर्क पढ़ना पड़ेगा। ठीक है। अब देखिए ये जो लूप है इसका जो एरिया वेक्टर है उसकी डायरेक्शन भी हमने निकाल रखी है इस तरफ। एरिया वेक्टर क्या होता है ये बात आपको पता होनी चाहिए, फिर भी बता देता हूं कि ये लूप है आपका। इस लूप में से अगर कोई चीज क्रॉस करेगी तो किस डायरेक्शन में करेगी, या तो इस डायरेक्शन में मेरी तरफ आएगी या आपकी तरफ आएगी। तो जो इसका एरिया वेक्टर होगा या तो मेरी तरफ होगा या आपकी तरफ होगा। तो एरिया वेक्टर की डायरेक्शन हमेशा वो होती है जहां से ऑब्जेक्ट पास हो सके। ठीक है, तो यहां पर भी जो एरिया वेक्टर है ए, उसकी डायरेक्शन ये दे रखी है आपको इसके सामने। देखिए एक एक चीज का आपको ध्यान रखना है, क्योंकि एक एक चीज आपको काम आएगी आगे। ठीक है, तो ये डायग्राम कुछ इस तरीके से बन जाता है। अब इस पर सबसे पहले हम लीनियर फोर्स को कैलकुलेट करेंगे एक एक करके। हम जानते हैं कि इसकी चार साइड्स है, ए बी, बी सी डी और डी ए। ठीक है, तो अब हम ये देखने की कोशिश करेंगे कि हर साइड पर कितना फोर्स लगता है करंट अप्लाई करने पर। तो हमने आई करंट अप्लाई किया है, पहले हम निकालेंगे कि इस ए बी साइड के अंदर कितना फोर्स लगता है। देखो यहां पे हम देख सकते हैं कि मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन लेफ्ट, जो भी आपका लेफ्ट हैंड है, लेफ्ट हैंड की डायरेक्शन के हिसाब से मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन ये दे रखी है। करंट ऊपर की तरफ जा रहा है, तो ये जो साइड ए बी है इस पे फोर्स कौन सी डायरेक्शन में लगेगा, अंदर की तरफ लगेगा। करेक्ट, मतलब अंदर की तरफ जाएगा वो फोर्स, तो उसको वो उस तरफ धकेलेगा। करेक्ट, तो फोर्स की डायरेक्शन अंदर है, तो उस फोर्स को हम कैसे लिखेंगे। हमें पता है कि वायर पे जब फोर्स लगता है तो उसका फॉर्मूला क्या होता है, एफ इज इक्वल टू में आई एल बी साइन थीटा। यहां पे थीटा की वैल्यू कितनी है, 90 डिग्री है। करंट जो है वो 90 डिग्री के अंदर है, किसके साथ, मैग्नेटिक फील्ड के साथ, इसलिए 90 डिग्री है। तो आप इसको लिख सकते हो एफ इज इक्वल टू में आई एल बी। ठीक है, बात करते हैं इस बीसी साइड की। इस बीसी साइड पे क्या हो रहा है, अगर आप अपना लेफ्ट हैंड इस्तेमाल करेंगे तो आप एक चीज देखेंगे कि मैग्नेटिक फील्ड और करंट के बीच में एक एंगल बन रहा है अल्फा। ठीक है, जब इनके बीच में एंगल 90 डिग्री होगा तभी कहीं जाकर के मैक्सिमम वैल्यू निकल के आएगी। तो साइन थीटा में थीटा की वैल्यू क्या होगी, यहां पे अल्फा होगी। तो फोर्स की वैल्यू क्या निकलेगी, एफ इज इक्वल टू में आई एल बी साइन अल्फा। फोर्स की डायरेक्शन क्या होगी, देखिए अगर मैग्नेटिक फील्ड इस डायरेक्शन में है, आपके करंट की डायरेक्शन अल्फा एंगल के साथ इस डायरेक्शन में है, तो जो आपका फोर्स होगा वो किस तरफ लगेगा, डाउनवर्ड लगेगा। यानी कि ये जो वायर है ऊपर वाली, मतलब ये वाला जो साइड है बी सी, इसको नीचे की तरफ खींचेगा फोर्स। ठीक है, उस वायर को नीचे की तरफ खींचेगा। करेक्ट, कोई कंफ्यूजन है, नहीं होनी चाहिए। इसके बाद कौन सा साइड है,
सी डी पे हम लोगों को निकालना है कि इसकी वैल्यू क्या होगी। देखो, इसमें करंट की वैल्यू नीचे की तरफ है, मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू ये है, तो दोनों के बीच में कितना एंगल है, 90 डिग्री का। और आपका फोर्स क्या लगेगा, मतलब फोर्स किस डायरेक्शन में लगेगा, अगर आप गौर से देखेंगे तो बाहर की तरफ, आउटवर्ड लगेगा, ठीक है। फोर्स वहां पे क्या हो रहा था, दूसरी तरफ क्या हो रहा था, इनवर्ड लग रहा था, मतलब अंदर की तरफ लग रहा था, यहां पे बाहर की तरफ आएगा। तो फोर्स की वैल्यू क्या होगी, F इज इक्वल टू में ILB। अगर आप इस पहले वाले फोर्स, इस AB वाले फोर्स के हिसाब से देखोगे तो इसकी वैल्यू माइनस में निकल के आएगी, लेकिन मैंने अभी माइनस नहीं लगाया है, अभी माइनस मत लगाओ। तो मतलब यहां पे फोर्स की वैल्यू ILB है और उसकी डायरेक्शन आउटवर्ड है, इस AB वाले की डायरेक्शन इनवर्ड है, ये जो ऊपर BC दिख रहा है इसकी डायरेक्शन डाउनवर्ड है, करेक्ट। अब नेक्स्ट साइड कौन सी है, DA है, ठीक है। DA के अंदर जो करंट है वो इस डायरेक्शन में जा रहा है, मैग्नेटिक फील्ड इस डायरेक्शन में है, दोनों के बीच में एक एंगल है, कौन सा एंगल है, अल्फा एंगल है। आप लोग देख सकते हो अल्फा एंगल है, ऊपर भी अल्फा एंगल था, यहां भी अल्फा एंगल है। और यहां पे फोर्स की डायरेक्शन क्या होगी, अगर आप थंब को यानी अंगूठे को फॉलो करोगे, लेफ्ट हैंड के अंगूठे को, तो आप देखोगे कि उसकी डायरेक्शन जो है वो ऊपर की तरफ है। ऊपर जो वायर दे रखी है BC, उस पर जो फोर्स लग रहा है वो नीचे की तरफ लग रहा है। इस नीचे वाली जो वायर है ये DA, इस पे जो फोर्स लग रहा है वो ऊपर की तरफ लग रहा है, करेक्ट। तो मतलब ये चार फोर्सेस हमारे पास हो जाते हैं, AB पे लगने वाला, BC पे लगने वाला, CD पे लगने वाला और DA पे लगने वाला, करेक्ट। अब देखो हमें लीनियर फोर्स निकालना है। देखो समझना, एक फोर्स AB पे अंदर की तरफ लग रहा है, ठीक है, अंदर की तरफ लग रहा है, और एक फोर्स उसी के अपोजिट वाली जो साइड है, आप देख सकते हो ABCD, इस CD पे इस तरफ लग रहा है, बाहर की तरफ लग रहा है, दोनों एक दूसरे के अपोजिट जा रहे हैं, ठीक है, अपोजिट जा रहे हैं, तो ये दोनों एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे। ऊपर देखो, ऊपर वाला जो फोर्स है वो डाउनवर्ड आ रहा है, नीचे वाला जो फोर्स है वो अपवर्ड आ रहा है, तो ये भी एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे। तो इसका मतलब लीनियर फोर्स के लिए, मतलब लीनियर मोशन के लिए जो फोर्स है वो जीरो होगा, मतलब इस लूप पे कोई भी लीनियर फोर्स नहीं लगेगा। सिंपल शब्दों में, जब हम लोगों ने वायर को मैग्नेटिक फील्ड में रखा था तो वायर यहां चली गई थी या यहां चली गई थी, आपको याद होगा। लेकिन जब आप इसकी जगह इस लूप को रखोगे तो ये कहीं नहीं जाएगा, ना ये यहां जाएगा ना ये यहां जाएगा, इसके ऊपर लीनियर फोर्स जीरो होगा। तो अब अगर ये इस तरीके से ना इधर मोशन करेगा ना इधर मोशन करेगा, तो ये मोशन करेगा कैसे, टॉर्क करेगा, मतलब घूमेगा, रोटेशनल मोशन करेगा। हमें दिख रहा है कि AB के ऊपर जो फोर्स लग रहा है इसको पीछे ले जा रहा है, CD के ऊपर जो फोर्स लग रहा है उसको आगे ले जा रहा है, तो ऑब्वियस सी बात है ये मोशन कैसा होगा, ये रोटेशनल मोशन ही होगा, ऑब्वियस सी बात है, टॉर्क ही पैदा होगा। तो आप लोगों के लिए एक जनरल क्वेश्चन बनता है कि जब भी हम किसी लूप को किसी मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रखते हैं, एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड के अंदर, उस लूप पर लीनियर फोर्स जीरो होता है, मतलब वो फोर्स इधर उधर कहीं नहीं जाता, उस पर सिर्फ एक ही फोर्स अप्लाई होता है, वो होता है टॉर्क। अब हमें कैलकुलेट करनी है टॉर्क की वैल्यू। तो टॉर्क कब पैदा होता है, देखिए, जब भी किसी बॉडी के ऊपर आप दो तरीके के, मतलब दो कपल ऑफ फोर्स लगाएं, एक फोर्स एक पॉइंट पे लगे कुछ इस तरीके से, और दूसरा फोर्स उतना ही फोर्स अपोजिट डायरेक्शन में अपोजिट पॉइंट पे लगे, तब कहीं जाके कोई ऑब्जेक्ट घूमता है। ये बात तो आप समझते हैं, ठीक है। और यहां पे दो फोर्स लग भी रहे हैं, वो कौन से दो फोर्स हैं, एक AB पे लग रहा है, एक आपका CD पे लग रहा है, ठीक है। तो मतलब ये दो फोर्स मिलके इस लूप को घुमा तो सकते हैं, ये बात तो हमें मालूम है, करेक्ट। रही बात दो फोर्सेस की, कौन सी, ये ऊपर वाला और ये नीचे वाला, ये दोनों लीनियर हैं और ये दोनों 180 डिग्री के एंगल में है, एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे, ये दोनों एक दूसरे को घुमा तो सकते नहीं है, तो ऑब्वियस सी बात है ये फोर्सेस कैंसिल हो जाएंगे, तो हम इन्हें कंसिडर नहीं करेंगे। अब आप एक काम कीजिए कि इस डायग्राम को घुमा के ऐसे कर दीजिए। अब आप पूछेंगे कि ये डायग्राम कैसे चेंज हो गया, देखिए कुछ भी नहीं है, हमने क्या किया है, ये जो ऊपर वाला BC जो है, हमने सिर्फ इसको ऊपर से दिखाया है। हम पहले फ्रंट व्यू ऐसा देख रहे थे, हमने इसे ऊपर से दिखाया है। अब इस डायग्राम की मदद से हम टॉर्क आसानी से कैलकुलेट कर सकते हैं। कैसे करेंगे, सबसे पहले टॉर्क की वैल्यू क्या होती है, टॉर्क इज इक्वल्स टू में फोर्स, जो कि है ये दो फोर्स लग रहे हैं, मल्टीप्लाई बाय परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन टू फोर्स, मतलब ये जो दो फोर्स आपके लग रहे हैं इनके बीच का परपेंडिकुलर डिफरेंस, जो डिस्टेंस होता है, इनके बीच का परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या है, ये दे रखा है। इस पॉइंट को आप लोग मान लो P, ठीक है। तो ये जो BP है, ये BP इन दोनों के बीच का परपेंडिकुलर डिस्टेंस है। तो हमें क्या करना है कि ये जो फोर्स की वैल्यू तो हमारे पास है, ILB ऑलरेडी मौजूद है, तो ILB की जो वैल्यू है फोर्स की, उसको मल्टीप्लाई करना है BP से। तो ये BP की वैल्यू कैसे निकलेगी, अब ये बड़ा इंटरेस्टिंग केस है, इसको ध्यान से समझ लेना, इस मैथमेटिक्स को ध्यान से समझ लेना। देखो, हमें पता है कि ये जो कॉइल है ये मैग्नेटिक फील्ड के साथ अल्फा एंगल बना रही है, शुरू में बता दिया था मैंने।
ये एंगल अल्फा है तो ये एंगल भी अल्फा होगा, नीचे वाला एंगल भी अल्फा होगा, करेक्ट। ठीक है, ये जो पॉइंट है ये कितना है, 90 डिग्री है, राइट एंगल बन रहा है क्योंकि ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस है दोनों के बीच का। एक 90 है, एक अल्फा है, तो ये ऊपर वाले की वैल्यू क्या होगी, ये जो ऊपर वाला हिस्सा है सी वाला, इसको हम मान लेंगे थीटा। इस थीटा की वैल्यू क्या होगी, थीटा की वैल्यू होगी 90 माइनस अल्फा। सोच के देखिए 90 माइनस अल्फा क्यों होगी, क्योंकि एक 90 है, एक यहाँ एंगल थे अल्फा है, तो 90 माइनस अल्फा की वैल्यू थीटा होगी। तो यहाँ भी थीटा, ऊपर भी थीटा, इसमें कंफ्यूज नहीं होना है। इस वाले एंगल को हमने अल्फा माना हुआ है, हमें पता है कॉइल अल्फा के साथ है। ये वाला एंगल 90 है तो ये कितना होगा, 90 माइनस अल्फा होगा, मतलब ये जो थीटा वाला एंगल है, इस 90 माइनस अल्फा को मैंने थीटा लिख दिया ताकि कंफ्यूजन ना हो। वैसे मैं इसको 90 माइनस अल्फा लिख सकता था, लेकिन कंफ्यूजन नहीं रखना है इसलिए मैंने इसको थीटा लिख दिया है। यहाँ पे थीटा है तो साइन थीटा इज इक्वल टू में क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, लंब अपॉन कर्ण होता है। परपेंडिकुलर की वैल्यू क्या है, बीपी है, हाइपोटेनियस की वैल्यू क्या है, बीसी है, तो बीपी अपॉन बीसी। हमें किसकी वैल्यू चाहिए, बीपी की वैल्यू चाहिए, तो बीसी इधर भेज दो, यानी कि बीपी इज इक्वल टू में बीसी साइन थीटा। इस BC की जगह हम क्या लिख सकते हैं, इस BC की जगह हम W लिख सकते हैं या B लिख सकते हैं, यानी कि विड्थ। W लिखेंगे तो बेहतर होगा, विड्थ ऑफ द कॉइल। देखिए हमने ये डायग्राम देखा था, इस डायग्राम के अंदर जो आपका कॉइल है उसकी विड्थ जो है वो W है और जो लेंथ है वो L है। तो हमें सिर्फ इस विड्थ से मतलब है ना, तो हम इस BC को क्या लिख सकते हैं, W लिख सकते हैं। तो BP की वैल्यू क्या निकलेगी, W साइन थीटा। अब हमें सिर्फ फोर्स की वैल्यू रखनी है और इस BP की वैल्यू रखनी है। फोर्स की वैल्यू क्या थी, ILB साइन थीटा, ठीक है, और यहाँ पे डिस्टेंस BP की वैल्यू क्या है, W साइन थीटा। वहाँ पे साइन थीटा हमने कैंसिल कर दिया था, 90 डिग्री था तो 1 कर दी थी इसकी वैल्यू, तो आपके सामने वैल्यू निकलेगी ILBW साइन थीटा। अब देखो यहाँ पे लेंथ है, यहाँ पे विड्थ है, लेंथ और विड्थ मिलके क्या बनाते हैं, एरिया बनाते हैं, ऑब्वियस सी बात है। तो यहाँ पे लेंथ और विड्थ को मिला के हम एरिया बना सकते हैं। तो यहाँ पे वैल्यू क्या होगी, टॉर्क इज इक्वल्स टू में IAB साइन थीटा। मतलब इस सिंगल कॉइल के लिए, इस सिंगल लूप के लिए जो आपका मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट है उसकी वैल्यू ये निकल के आएगी। अब इसको आप और चेंज कर सकते हो कि अगर यहाँ पे लूप की संख्या बढ़ा दी जाए, मतलब एक रेक्टेंगुलर है, 2 भी हो सकते हैं, 3 भी, 4 भी, 5 भी, जितनी कॉइल आपको बनानी है बना लो। तो नंबर ऑफ टर्न्स को हमें ऐड करना पड़ेगा, मतलब कैपिटल N से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो टॉर्क इज इक्वल्स टू में NIAB साइन थीटा। इसको वेक्टर फॉर्म में लिख दो। यहाँ पे वेक्टर फॉर्म क्या होगा, टॉर्क वेक्टर इज इक्वल्स टू में N और I तो आपके कांस्टेंट है तो इनको ऐसे ले लो, और जो आपका ये जो A है एरिया ये वेक्टर में होगा, और जो आपकी B है मैग्नेटिक फील्ड ये भी वेक्टर में है। तो A को क्रॉस कर दो B से। क्रॉस क्यों करना है, दोनों के बीच में 90 डिग्री का एंगल होना चाहिए। हमें मालूम है साइन थीटा है, साइन 90 की वैल्यू मैक्सिमम होती है। तो ये जो वैल्यू है वेक्टर फॉर्म में, ये है द मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट ऑफ ए कॉइल। तो इसका मतलब जब आप एक रेक्टेंगुलर लूप को या रेक्टेंगुलर कॉइल को किसी उसके अंदर मैग्नेटिक फील्ड में रखते हो और उसके अंदर जो करंट है वो सप्लाई करते हो, तो उसके अंदर एक टॉर्क पैदा होता है और उसकी वैल्यू ये होती है। वो वायर की जगह तरह इधर उधर नहीं जाता है, मतलब वो डिस्प्लेस नहीं होता अपनी जगह से, वो सिर्फ घूमने लगता है। और ये जो घूमने का सिस्टम है यही इंडस्ट्रियलाइजेशन की वजह है, यही रेवोल्यूशन था इंडस्ट्रीज़ के अंदर। आज आप जितनी भी चीज़ें देख रहे हैं आपके सामने, इलेक्ट्रिक मोटर, गैल्वेनोमीटर, एम्बीटर या फिर जनरेटर, कोई भी चीज़ जिसमें कॉइल लगी हुई है वो इसी सिद्धांत का यूज़ कर रही है। वो टॉर्क लगाने के लिए काम होती है। आपके घर के पंखे से लेके कूलर से लेके हर जगह पे इसका यूज़ हो रहा है। तो ये एक रेवोल्यूशन था, बहुत बड़ा रेवोल्यूशन था, ठीक है। तो ये सवाल ज़रूर आपसे पूछा जाएगा। अब हम क्या करेंगे कि जब कोई इलेक्ट्रॉन किसी गोल पाथ के अंदर घूमता है, हमें उसका भी टॉर्क निकालना है, मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट निकालना है। लेकिन उससे पहले हम लोग समझेंगे कंस्ट्रक्शन एंड वर्किंग ऑफ गैल्वेनोमीटर, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट और पूछा जाता है। तो दोस्तों आई होप आपको ये इंपॉर्टेंट टॉपिक समझ में आया हो। मैं आपसे दरख्वास्त करता हूँ कि आप इसको बार बार देखिए, क्योंकि ये आपको समझ में आना बहुत ज़रूरी है। तो दोस्तों आई होप ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल साबित रही हो। इसके बाद भी इसके अंदर कोई दिक्कत आती है तो आप हमें कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। दोस्तों आज की इस वीडियो के अंदर बस इतना ही। सी यू इन द नेक्स्ट वन।